अच्छा बच्चे, अच्छा अच्छा बच्चे, क्योंकि टाइम कन्फ्लिक्ट की वजह से और कुछ दरमियान में कुछ टाइम टेबल चेंज होने की वजह से हमारी क्लासेस के दरमियान कुछ कन्फ्लिक्ट स्टूडेंट आ रहा है, तो उसकी वजह से मैं आज का थोड़ा सा लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि मैं आज ऑलरेडी आया हुआ था इधर। तो हमारे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटीज। बेसिकली सिक्योरिटीज क्या चीज़ होती है? सिक्योरिटीज एक लीगल एंटिटी होती है, एक रिटन, मतलब वो एक रिटन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द सप्लायर, बिटवीन द ईच एंड एवरीथिंग, कि वो हम उसको इंश्योर कर दे। जैसा कि मतलब डिफिनीशन है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द राइट ऑफ द रिसीविंग फ्यूचर बेनिफिट, कि उसमें एक लीगल एंटिटी हो हमारे पास कि वो उसके एक राइट रखती हो कि इस फ्यूचर में उसको इसका एक बेनिफिट मिलेगा, उसका जो बेनिफिट स्टैंड ऑफ कंडीशन, कुछ टर्म एंड कंडीशन की वजह से कोई बेनिफिट उसको मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटीज में आजकल हमारे पाकिस्तान में आ जाते हैं एक आम सा कागज होता है जैसा कि प्रोस्मार्ट, हमारे पास उसकी वीडियो लगती है। इसी तरह के हमारे पास जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं उसमें हम कुछ लिख के देते हैं किसी को, मतलब वो हमारे पास एक सिक्योरिटी, एक लीगल राइट होता है गवर्नमेंट का। तो मैं ये स्टैम्प पेपर की मैंने एक मिसाल दी है, मगर जो हमारे पास एक लीगल एंटिटी, एक लीगल राइट होता है किसी भी चीज का, तो उसको हम कहते हैं कि सिक्योरिटीज। ठीक है बच्चे, समझ आ गई? कोई पेपर होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है डिफाइन प्रॉपर्टी ऑफ द राइट एंड द सिक्योरिटी, कि ये बस एक पीस ऑफ पेपर होता है कि एक स्टूडेंट है, मिसाल के तौर पे शोएब के एक स्टूडेंट है, उसके मतलब ब्रेन्स के साथ मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए की वो है और उसको पर annum पर मंथ या पर वो उसकी पे करेगा 1 लाख रुपए, तो वो लीगल एंटिटी, या मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए इसने 2 सालों की दी, ये मतलब 2 साल बाद इसकी 70,000 रुपए रिसीव करेगा, तो ये एक लीगल जो हमारे पास एंटिटी या लीगल एग्रीमेंट आ गया, तो उसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज। ठीक है बच्चे, फिर हम आते हैं सिक्योरिटीज में हमारे पास मल्टीपल मार्केट्स होते हैं, मनी मार्केट, कॉर्पोरेट मार्केट वगैरह। पहले हम सबसे पहले आते हैं, डिस्कस करते हैं मनी मार्केट को। मनी मार्केट क्या चीज होती है? मनी मार्केट बेसिकली एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम यूज करते हैं, जो कि बिटवीन 1 ईयर हमें रिटर्न हो। किसी के साथ हम इन्वेस्टमेंट करें, हम किसी को पैसे दे के 1 साल या 1 साल से कम टाइम में हम मुझे वापस कर देंगे और इसके साथ हम पैसे कुछ दे देंगे, या मतलब इतना कुछ परसेंटेज दे देंगे, जो भी हो, तो 1 साल के अंदर अंदर जो भी हमें फाइनेंशियल पीरियड के दौरान उसको इन्वेस्ट करते हैं उसको हम मनी मार्केट कहते हैं। ठीक है, मनी मार्केट में हमारे पास पर मल्टीपल आते हैं, होते हैं गवर्नमेंट सोल्ड करता है, कॉर्पोरेशन सोल्ड करते हैं, मिसाल जो भी हो। इसकी मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी किसको कहते हैं? मैच्योरिटी कि इसका एंड जब होगा, तो मिसाल के तौर पे आज हमें मिल रहे हैं एक 10 लाख रुपए, और ये मतलब 1 साल बाद या 11 महीने बाद ये हमें वापस 10 लाख रुपए भी वापस होंगे, साथ में हमें 2 लाख रुपए एडिशनल वापस होंगे। तो ये जो 12 महीने का टाइम है, ये इसकी मैच्योरिटी डेट है, ये मैच्योर हो जाएगा, ये हमारा एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, उसको मैच्योरिटी दे देते हैं। ठीक है, इसकी जो मिनिमम ट्रांजैक्शन की प्राइस होती है वो होती है 1 लाख डॉलर। 1 लाख डॉलर हम इस पे इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के अंदर अंदर, उसको मतलब शॉर्ट टर्म 1 महीने 2 महीने से लेकर 1 साल तक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको मनी मार्केट कहते हैं। ठीक है, अच्छा मनी मार्केट में मल्टीपल वो आते हैं आइटम्स कि मतलब मनी मार्केट में कौन कौन से सिक्योरिटीज आते हैं। नंबर है हमारे पास ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जैसा कि यूएस का एक ट्रेजरी बिल है, इसी तरह बांग्लादेश का, मल्टीपल चाइना, सबका एक ट्रेजरी बिल होता है, वो इशू कर लेता है लोगों को, वो उसको बता देता है कितने टाइम हम 1 साल के अंदर अंदर इसको वापस कर देते हैं।
तो उसको मैच्योरिटी डेट कहते हैं। मतलब आगे मतलब उसकी हम सेल भी कर सके, इसमें रिस्क भी कम हो। मिसाल में पेशाब पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड की मिसाल ले लो तो उसका रिस्क भी कम होता है, वो भी तो इसमें लीस्ट रिस्क होता है, कम रिस्क होता है। साथ में मार्केटेबल फॉर ऑल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे पास मार्केट होती है उसकी मार्केट हम करते हैं अपने उसमें, बिल्कुल कहते हैं कि जो रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म की जब भी बात आ गई वो 1 साल या 1 साल से कम टाइम के लिए आएंगे तो उसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। मल्टीपल जो हमारे पास कंट्रीज है, मिसाल के तौर पे इकोनॉमी में फ्रांस है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास इंडिया है, चाइना है, मल्टीपल हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना वो होता है, तो मतलब हर कंपनी का अपना एक ट्रेजरी बिल होता है, उसको टी बिल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात पार्ट इसकी टी बिल की क्या है कि न्यू इसमें जो हमारे पास होती है कि पहला होता है 91 डेज का एग्रीमेंट, दूसरा होता है 182 का बिल होता है, ठीक है। टी बिल इशू वीकली, ये हमारे पास जो 91 डेज होते हैं ये वीकली इशू होते हैं, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास होते हैं तो टी बिल्स ये 52 वीक के लिए, मिसाल के तौर पे 1 साल के लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1 साल के लिए हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका टी बिल इसको कहते हैं। दूसरी बात यह है कि सेकेंडरी मार्केट द वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सिस्टिंग फॉर द ट्रेडिंग टी बिल, इसके लिए सेकेंडरी मार्केट होती है। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में पढ़ चुका हूं कि प्राइमरी मार्केट भी सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट ऐसे प्राइमरी मार्केट होती है कि मैं डायरेक्ट जाके मार्केट से ले तो उसको प्राइमरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट किसको कहते हैं कि मैं जाके मार्केट से ले लूं और फर्दर बंदों को सेल करूं, उसको सेकेंडरी मार्केट। तो ये मतलब मिसाल के तौर पे प्राइस बांड हम यहाँ पे मैं खरीद लेता हूँ बाकी बैंक से, मतलब स्टेट बैंक से, फिर जाके मैं यहाँ पे शेयर को सेल कर दूं, किसी को भी सेल कर दूं तो उसको सेकेंडरी मार्केट में आ जाए, तो ये सेल होती है बेसिकली, मतलब सेकेंडरी मार्केट में भी यूज होता है। दूसरी बात ये है कि जो टी बिल होता है ये डिस्काउंट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसको कहते हैं? फेस वैल्यू मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 रुपए का एक नोट है, ठीक है। 100 रुपए के नोट पे लिखा हुआ है 100 रुपये, 100 रुपये लिखा हुआ है, वो उस नोट की फेस वैल्यू है, ठीक है। और ये जब ऑफर होता है तो ये डिस्काउंट पे ऑफर होता है। मिसाल के तौर पे आज मुझे कोई वो दे दे, एक बिल दे दे, एक ट्रांजेक्शन दे दे या एक प्राइस बॉन्ड दे दे जिसकी मतलब टाइम होता है टाइम बाद, और वो कहता है कि इसकी जो फेस वैल्यू है मिसाल के तौर पे 25,000 रुपये, मगर ये मुझसे आप 22,000 पे खरीद लो, 20,000 रुपये पे खरीद लो, और कुछ टाइम बाद 1 साल के अंदर इसकी कैश करके जो फेस वैल्यू आप उससे तो कर ले सकते हो, तो मतलब ये इसकी फेस वैल्यू मतलब उससे कम पे ये ऑफर होता है। अच्छा, टी बिल आर कंसीडर नो रिस्क, इसमें रिस्क होने के बिल्कुल भी कम चांसेस होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, बिल्कुल कोई चांसेस में रिस्क में नहीं होता, ठीक है। और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी डेट मिसाल के तौर पे 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाए, वापस हमें मिल जाए उसके पैसे, और एंड योर नाउ दिस रिटर्न, और इसका मतलब हमें जो रिटर्न भी हो वो भी मतलब हमें पता चले कि मिसाल के तौर पे ये हमें ऑफर हो गया 25,000 रुपये का, इसकी फेस वैल्यू, मगर हमें डिस्काउंट पे 20,000 रुपये लगी तो हमके रिटर्न 5,000 रुपये 5-6 महीने बाद मिल जाएगा, तो मतलब ये इसका मतलब हमें नाउन रिटर्न मिल रहा है कि एक 5,000 रुपये इसका हमें रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात है टी बिल अप्रोक्सीमेटली दैट द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में इसमें कोई रिस्क नहीं होता, बिल्कुल विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी, बस हमने 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर लिए, बस 1 साल बाद हमें इसमें कोई रिस्क कोई बात नहीं, जैसे कि प्राइस बॉन्ड आज हम खरीद लेते हैं, दूसरे टाइम में कुछ टाइम में हम उसको सेल भी कर लेते हो, इस तरह हमारे प्राइस बॉन्ड की मिसाल है या ट्रेजरी बिल्स की मिसाल है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स की मिसाल है, उसमें कोई रिस्क ही नहीं होता, बस हम उसको कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे पास आते हैं सिक्योरिटीज में कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट किसको कहते हैं? वो मार्केट जहां पे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी को ऑफर करता है 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, उसको हम मिसाल के तौर पे कैपिटल मार्केट कहते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट में हमारे पास मल्टीपल, जैसा मनी मार्केट हमारे कम टाइम के लिए था, ये कैपिटल मार्केट हमारे पास ज्यादा टाइम के लिए। कैपिटल मार्केट में हम ज्यादा टाइम के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आते हैं कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी,
फिक्स इनकम सिक्योरिटीज क्या चीज है? फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जैसा कि नाम से जाए कि उसकी फिक्स इनकम मिलती है। मिसाल के तौर पे हम सेविंग बैंक में पैसे रखते हैं, हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं और वो हमें मतलब कि साल के लास्ट में या महीने के लास्ट में हमें कुछ परसेंटेज में हमें इंटरेस्ट दे रहा होता है, वो दे रहा है तो हमारे अकाउंट में जमा होता जाता है। तो ये हमारे पास फिक्स हमें पैसे है मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने 10 लाख रुपए वहाँ पे रख दिए तो उसका 7% पर मंथ हमें मिलता रहेगा, तो 7,000 रुपये मिसाल या जिस जो भी परसेंटेज आती है वो उससे हमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसकी मतलब फिक्स ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर चुका हूँ। फिक्स इनकम सिक्योरिटी है स्पेसिफिक पेमेंट शेड्यूल। स्पेसिफिक पेमेंट या मंथली होगा या ईयरली होगा, टाइम के साथ साथ होगा, तो उसको हम फिक्स इनकम सिक्योरिटीज कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है बहुत स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक टाइम। इसमें पैसे और टाइम मतलब वो मेंशन होगा। पैसे और टाइम का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मुझे प्राइस बॉन्ड मिल गया है कि मतलब मिसाल के तौर पे मुझे एक एंटिटी मिल गई या मुझे एक ट्रेजरी बॉन्ड मिल गया या जो भी, और मैं जाके गवर्नमेंट के साथ बता दे कि आप 1 साल बाद ये आप मतलब इन्वेस्ट कर लो, उसका इतना पैसे आपको मिलेंगे। तो इसमें टाइम और मतलब वो पैसे जो रिटर्न है वो मतलब इसमें हमें मिल गए वो, तो मतलब स्पेसिफिक पे और मतलब वो हमें इसमें टाइम के साथ मिल रहे हैं। फेलियर टू डू द स्पेसिफिक पेमेंट पुट द बॉन्ड इनटू डिफॉल्ट। जब भी मिसाल के तौर पे ये बॉन्ड की जो पेमेंट होती है और हमें मिलना ना वो मिसाल वो मंथली हो या मतलब वो जो ईयरली हो, जो जिस तरह भी कि हमारे पास सिक्योरिटी में एग्रीमेंट हुआ है और वो हमें इस तरह ना मिले तो वो बैंक करप्ट में आ जाता है। वो बैंक करप्ट में आ जाता है, वो पेमेंट जाके बैंक की तरफ हम क्रेडिट नहीं हो जा पाती तो वो हम बैंक में जमा कर लेते हैं। वही जो मार्केट होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कस्टम होती है, वो मतलब हमारे पास बैंक करप्ट में आ जाती है, वो डिफॉल्ट में चली जाती है। वो मतलब फिर वहां पे बिजनेस नहीं कर सकती कैपिटल मार्केट में फिक्स इनकम के साथ। ठीक है, फिक्स इनकम को हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिक्स इनकम जो है हमारे पास हर जगह पे अलग अलग वजह से होती है। द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड मिसाल के तौर पे बॉन्ड की जो मैच्योरिटी होती है वो 1 ईयर भी हो सकती है, 2 इयर्स भी हो सकती है, 3 इयर्स भी हो सकती है, 4। तो बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी होती है वो हमारे पास कम या ज्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पे डिफरेंट किस तरह है कि मेरे पास 1 साल का बॉन्ड है, शोएब के साथ 3 साल का बॉन्ड है, दूसरे के साथ 5 साल, इसी तरह में मल्टीपल मैडम के साथ 10 साल का बॉन्ड है। तो ये मतलब मैच्योरिटी डेट या टाइम के साथ जो चीज होती है तो वो टाइम पे टाइम एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है इसकी। ठीक है, द क्रेडिट वर्थ इज द इशूअर। जो क्रेडिट का वर्थ होता है वो इशूअर को पास मतलब ऑलरेडी महफूज होता है, उसके साथ वो इशूअर होते हैं। टैक्सेबल ऑफ बॉन्ड, जो टैक्सेबल स्टेटस होता है बॉन्ड का, मिसाल के तौर पे हमारे पाकिस्तान में जब भी एक चीज 10,000 रुपए से ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से उस पे एक बिल का टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है 17.5%, ये जीएसटी और वगैरह मल्टीपल, तो उसका जो हमारे पास टैक्स होता है, अगर मेरा बॉन्ड ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, अगर किसी का बॉन्ड कम होगा उसका टैक्स कम होगा। तो मतलब ये टैक्सेबल बॉन्ड होता है। इनकम एंड कैपिटल गेन आर द टैक्स डिफरिंग इन मेनी कंट्रीज। जो इनकम होती है, कैपिटल गेन वन टैक्स हर एक कंपनी का, हर एक मुल्क का, हर एक जगह का अपना। पाकिस्तान का जीएसटी 17.5 है, यूएस में 3% है, इंडिया में हमारे पास मिसाल के तौर पे 7% है। मल्टीपल कंट्रीज का अपना अपना जो टैक्स सिस्टम होता है तो वो एक दूसरे से इसलिए चेंज होता है। बॉन्ड आर डिजाइन टू स्प्रेड द दीज डिफरेंट। जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं वो ऑलरेडी ये डिफरेंट ऑलरेडी एक्सप्लोर करते हैं, हमें दिखाते हैं कि ये एक मुल्क का बॉन्ड इस तरह होगा, दूसरे मुल्क का बॉन्ड इस तरह होगा, मल्टीपल मुल्क का, तो हर मतलब हर जगह का अपना अपना एक बॉन्ड सिस्टम होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड। ठीक है, ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स किसको कहते हैं? जो हमारे पास फिक्स इनकम में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बॉन्ड नोट्स और बॉन्ड। वो क्या होती है कि मिसाल गवर्नमेंट इशू करते हैं मल्टीपल, मिसाल के तौर पे ब्रॉड रेंज में बहुत ज्यादा मकदार में, और मैच्योरिटी स्पेक्ट्रम मल्टीपल मैच्योरिटी होती है, किसकी मैच्योरिटी 1 साल होती है, तो
तो मिसाल के तौर पे फिक्स इनकम के लिए गवर्नमेंट ऑफर करती है कि 1 साल के लिए आप ये चीज़ मुझे दे दो, तो मतलब कितना पैसा मिलेगा, टाइम की मतलब फिक्स टाइम की फिक्स मैच्योरिटी टाइम पे ये रखते हैं, तो ट्रेजरी बॉन्ड्स को कहते हैं। बोथ नोट्स एंड बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट ट्वाइस, वो 3 मरतबा 1 साल में इसकी जो पेमेंट होती है वो करती है, पेमेंट करती है। मिसाल के तौर पे वो कहती है कि 3 महीने बाद ये 3 महीने बाद ये मतलब 4 मरतबा ये हमारे पास पेमेंट आती है, तो ये ट्वाइस मरतबा पेमेंट करती है। और लास्ट में जब हम करते हैं तो ये पेमेंट तो हमें 3 महीनों में इसकी जो मतलब हमारे पास बात हो चुकी है वो एक्स्ट्रा हमें मिलती है, मगर साथ में जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हो तो हमें लास्ट के टाइम में हमें वो रिपे हो जाते हैं, वापस रिपे हो जाती है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कारपोरेट बॉन्ड। कारपोरेट बॉन्ड क्या चीज होती है? These promise to pay the interest on the periodic interval and the return the principal in fixed date। मिसाल के तौर पे ये क्या कहते हैं कि ये हमें बता देता है कि एक मिसाल हम सेविंग बैंक में पैसे रखते हैं पाकिस्तान में, और हमें बताता है कि वो 17.5 या 8.5 या 9.9 या 11% मुनाफा पर मंथ हमें देगा कि हमारे पास एक फिक्स अमाउंट टाइम के साथ पर मंथ हो गया, साथ में जो मतलब हमें ये इंटरेस्ट पे करता है, सही है। और जो इंटरेस्ट हमारे पैसों पे जो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास वहाँ पे पड़ी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम जब भी जाना चाहें तो वहाँ जाके उनको रिक्वेस्ट कर देते हैं, वो कुछ टाइम में वो पैसे हमें रिटर्न कर देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट ये पैसे हम रख देते हैं 10 साल के 5 साल के लिए, तो जब टाइम पूरा हो जाता है तो उस टाइम जाके हमें वो फिक्स डेट पे पैसे हमें वापस मिल जाते हैं। सही है। कारपोरेट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इशू बाय द बिजनेस एंटिटी एंड द रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट। मिसाल के तौर पे आज नेशनल बैंक ने बॉन्ड इशू कर दिया है, मिसाल के तौर पे हमारे पास 25 साल के लिए पैसे रखते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए होगी वो 10 लाख पे चली जाएगी। अभी किसी को पता नहीं है कि मतलब नेशनल बैंक का 10 साल बाद क्या 10 साल बाद उसकी क्या पोजीशन होगी, ठीक है। तो इसमें मतलब ये रिस्की काम है, इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, कोई मसला भी हो सकता है, कुछ इशू भी हो सकता है, तो इसकी वजह से हम मिसाल के तौर पे इसको डिफॉल्ट में ये जा सकता है, ज्यादा हाई रिस्क होता है इसका, ठीक है। कॉमन स्टॉक शेयर, कॉमन स्टॉक किसको कहते हैं? अच्छा बच्चे, ऐसा है कॉमन स्टॉक या शेयर या इक्विटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ओनर का जो अपना सेटअप होता है, अपने जितने पैसे होते हैं तो उसको कॉमन स्टॉक या शेयर या इक्विटी कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इक्विटी किसको कहते हैं? हम जैसा कि जानते हैं कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एसेट 100 रुपए हैं, इसमें हमारे पास कर्ज 30 रुपए हैं और इक्विटी जो हमारे पास है वो 70 रुपीज है, तो ये दोनों आपस में 100 और 100 पूरे हो गए। ये हमारा ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो ये हमारे पास एसेट की बात कर रहे हैं मगर उसमें लायबिलिटीज की नहीं, इक्विटीज की बात कर रहे हैं। इक्विटीज में हमारे पास कॉमन स्टॉक की एक पोर्शन आता है, तो इक्विटी शेयर्स जो हमारे पास शेयर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे आज ब्रेन इंस्टीट्यूट के टोटल मिसाल 100 शेयर और वो शेयर्स ऑफर कर दे कि मतलब हमारे पास जो जितने इन्वेस्टर हैं और उस इन्वेस्टर की एक शेयर की प्राइस है 50 लाख रुपए, तो अगर ये 100 है तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस काफी ज्यादा है, मतलब पता नहीं 25 करोड़ रुपए तक जाती है, तो मिसाल या 50 करोड़ रुपए तक जाती है, तो इसमें ये शेयर की जो प्राइस है ये शेयर की भी ओनरशिप जाहिर करती है और इक्विटी भी ओनरशिप जाहिर करती है कि इसमें कितने पैसे, ठीक है। कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द क्लेम, जैसा कि मैंने बताया ओनरशिप किसी भी अन्य पे ओनरशिप कॉर्पोरेशन में एसेट पे जो होता है उसको मतलब कॉमन स्टॉक कहते हैं, ठीक है। आफ्टर द होल्डिंग क्लेम आर द पेड, जो मिसाल के तौर पे जब हमारे पास जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हम सब सारे क्लेम जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पे ब्रांच में जब हमारे पास फीसेस आती है स्टूडेंट की तरफ से तो हम सारे पैसे जाके जो सैलरीज हमें पेंडिंग होती है, जो हमारे पास बिल्स पेंडिंग होते हैं, जो बातें जो चीजें हमारे पास पेंडिंग होती है तो उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, मतलब वो पे कर लेते, तो उसके बाद हमारे पास जो पेमेंट रख जाती है तो वो शेयर होल्डर में या स्टॉक होल्डर में जो हमारे पास लोग होते हैं उसमें हम उसमें शेयर में उसको तकसीम कर लेते हैं, या तो तकसीम या उनको पैसे दे देते हैं या फिर दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ब्रांच शेड्यूल मेरे शेयर है 10,
ठीक है। उसने मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये पर शेयर कमा लिए, तो उसने मिसाल 1 लाख रुपए कमा लिए। साल के आखिर में जब हमें पैसे मिलते हैं तो 1 लाख रुपए इसने कमा लिए, उनसे सिग्नेचर वगैरह निकाल के मुझे 1 लाख रुपए मिलते हैं। या तो ये मुझे वापस कर दे, मैं अपने लिए यूज कर लूँ, या दोबारा इन्वेस्ट कर दूँ तो मेरे शेयर्स की प्राइस ज्यादा हो जाएगी, हमारा मेरा जो हिस्सा होगा उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो इसको मतलब हम स्टॉक अर्निंग में ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है। द होल्डर ऑफ कॉमन स्टॉक हैज लिमिटेड लायबिलिटी इन द मोस्ट लॉस। जो हमारे पास होल्डर कॉमन स्टॉक किसके पास मिसाल के तौर पे अपना वो होता है, अपने पैसे होते हैं, तो मतलब हैज लिमिटेड लायबिलिटी द मोस्ट ऑफ द लॉस इन वैल्यू शेयर। मिसाल के तौर पे मेरे पास पैसे है, मैं अपना फोन खरीदूं तो मेरे पास मुझे लोगों से खरीदने की मतलब वो बहुत कम होगी ना, मैं खरीद मतलब लोगों से नहीं खरीदता, कम खरीदता हूँ। ठीक है। तो मतलब जब मैं कम खरीदूंगा तो लोग ऑटोमेटिकली मेरे पास वो नहीं करेंगे, तो मुझ पे लायबिलिटी भी कम होगी और मैं इसको आसानी से अगर मैं लेंगा भी तो उसको आप आसानी से वापस पे भी कर सकूंगा, उसमें मेरे लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास दूसरी बात होती है डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट। इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? जैसा कि नाम से जाहिर है, ये डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास सिक्योरिटीज की चॉइस होती है कि जिसकी वैल्यू हमारे पास परफॉर्मेंस पे इंक्रीज होती है, उसको डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर दी और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो मुझे शेयर ज्यादा मिल, हमें हमारी बात पहुंच जाए कि मिसाल के तौर पे अगर इसकी परफॉर्मेंस ब्रेन इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस को इसको ये मतलब कर लेते हैं कि अगर इसकी परफॉर्मेंस 10% होगी तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, अगर 20% होगी तो आपको 20,000 रुपए इसके शेयर के मिलेंगे, अगर 30% होगी तो आपको 30,000 रुपए मिलेंगे। तो इसी तरह अगर 100% होगी तो मिसाल के तौर पर इसमें लोग ज्यादा आएंगे, एडमिशन ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा आएंगे, इसकी प्रॉफिट ज्यादा होगी। इस मैच्योरिटी कोई फिक्स टाइम ना हो, कोई भी टाइम ना, मगर इसकी जो मतलब मिसाल के तौर पे उसमें जो परफॉर्मेंस बेस पे हम इन्वेस्टमेंट करके परफॉर्मेंस पे जो हम आजकल बिजनेस करते हैं लोगों के साथ कि हम कहते हैं कि मतलब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का बराबर होगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मुझे परफॉर्मेंस देगा, अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो जाहिर बात है मुझे लॉस मिलेगा। तो ये डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट इसमें आते हैं। ठीक है। अच्छा, the instrument also on contingent game, कंटीजेंट कुछ टाइम के लिए हम रख देते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पता चल जाए कि मैं क्लेम करता हूँ कि कुछ टाइम के लिए, मिसाल मैं कहता हूँ कि 10 साल के लिए रखता हूँ, मगर 1 साल में पता चला कि इस जगह की इस ऑर्गेनाइजेशन की इस जगह की पोजीशन ठीक नहीं है, तो हम कंटीजेंट टाइम पे इमरजेंसी बेसिस पे इसको हम निकाल भी सकते हैं, इसको ये क्लेम कहा जाता है। ठीक है। कंटीजेंट क्लेम, द मोस्ट कॉमन कंटीजेंट क्लेम ऑप्शन इन फ्यूचर। फिर हमारे पास डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में दो किस्म के आते हैं, ऑप्शनल एंड फ्यूचर। ऑप्शंस किसको कहता है? जैसा कि नाम से जाहिर है। ठीक है। फिर ऑप्शन में हमारे पास दो बातें होती हैं, हम किसी को ऑफर कर देते हैं ऑप्शन में कि ये मिसाल के तौर पे हम शेयर होल्डर है 3, मेरा भी 30% 33% है, दूसरा की भी मिसाल के तौर पे हम 4 है मिसाल, और हमारे पास टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये और 4 हमारे पास है बंदे, तो हर बंदे की मिसाल के तौर पे 25% शेयर है इसमें। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 25% 25% 25%। ठीक है। सब के हमारे पास 25% है। अब इसमें मैं ऑप्शन को करता हूं, अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी को ऑफर नंबर 1 ऑफर कर दे इसको कि बाई कर दो, मेरे शेयर भी बाई कर दो कि आपकी 50% हो जाए, तो ये कॉल ऑप्शन होगा, आपको एक कॉल आ गई कि मुझे ऑप्शन हो गया। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये खरीद ली है, ये अभी ये मिसाल के तौर पे दूसरा कहे कि मैं सेल करता हूं, सेल करना चाहता हूं अपनी ये इन्वेस्टमेंट, एक ने कह दिया कि मतलब आप मेरे भी ले लो, बाय कर लो, मेरे ये भी खरीद लो, और दूसरा कहता है कि यहाँ पे आ जाओ, ये कहता है कि मैं सेल करना चाहता हूँ,
तो मिसाल के तौर पे इसको पुट ऑप्शन कहते हैं कि मतलब मैंने पुट कर दिया सेल के लिए। ऑप्शन दो किस्म के होते हैं, ऑन कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है, ठीक है। द फ्यूचर डेट ड्यूरिंग द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम, किसी भी टाइम के लिए जो हमारे पास टाइम हमारे पास फिक्स हो, तो उस ऑप्शन को हम या बाय करते हैं या सेल करते हैं, या ऑन कॉल होता है या ऑन मतलब मिसाल के तौर पे पुट होता है, तो उसको हम जब करते हैं तो उसको हम मिसाल के तौर ऑप्शंस में लेके आते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि a future is the obligation of by the sell particular security bundle of the security partner of the state price। ये जो हमारे पास जो सिक्योरिटी होती है फ्यूचर, जो 3 नंबर पे हमारे पास आते हैं फ्यूचर इज ऑब्लिगेशन टू बाय द सेल द पार्टिकुलर सिक्योरिटी इन द बंडल ऑफ सिक्योरिटी। मिसाल के तौर पे हम फ्यूचर जिस तरह के नाम से फ्यूचर में जानते हैं कि हम ये बता दें कि मिसाल के तौर पे ऑप्शन हो रही है यहाँ पे हो रही, और ये हम इस पे मेंशन कर दें कि ऑप्शन 1 ये 10 साल बाद ये ऑप्शन 2 में चला खुद ब खुद चला जाएगा, ये 1 हो जाए, तो फ्यूचर में ये एक बंडल बन जाती है। 10 साल बाद फिर इसको हम 15 साल बाद इसको कर लेते हैं 20, तो एक फ्यूचर में इसका एक ही बंडल बन जाता है, तो उसको फ्यूचर कहते हैं, अब फ्यूचर सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आते हैं अगर इशू द कंटीजेंट क्लेम। कंटीजेंट क्लेम किसको कहता है? जैसा कि इमरजेंसी क्लेम, चौथे टाइम के लिए जो क्लेम होते हैं उसको हम कंटीजेंट क्लेम कहते हैं। कंटीजेंट क्लेम इंक्लूडिंग राइट इन द वारंटीज। मिसाल के तौर पे कंटीजेंट क्लेम किसको कहते हैं कि वो किसी बंदा हमें राइट दे दे कि आपको 10 साल, मिसाल के तौर पे कंटीजेंट क्लेम ये है कि टाइम तो ज्यादा है मगर क्लेम आपको ये पैसे इतने रेटी और इतनी वारंटी आपको मिल जाती है कि ये जरूर आपको मिलेगी, तो उसको हम कंटीजेंट क्लेम कहते हैं, ठीक है। हमारे पास आती है कि चल आउट द टाइम, और इसको पर्टिकुलर टाइम हम पीरियड में जब ये करते हैं तो उसको हम कंटीजेंट क्लेम में लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नंबर 5 नंबर पे है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? तो परचेज ऑफ शेयर पोर्टफोलियो, जब मिसाल के तौर पे शेयर्स का पोर्टफोलियो, जैसा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने पढ़ा जाता कि मतलब पोर्टफोलियो एक कंबाइंड शेयर्स के उसको कहते हैं, ठीक है। हमारे पास कंबाइंड जब शेयर्स आते हैं, लोगों के मल्टीपल जगह के शेयर्स आते हैं, हमने स्टेट बैंक में भी किए हैं, नेशनल बैंक में भी किए हैं, मल्टीपल जो शेयर होते हैं उसको मतलब पोर्टफोलियो, मतलब परचेज ऑफ शेयर, एक बंदे मेरे पास हर जगह के शेयर्स हो, उसको हमने किसी को बंदा मुझसे खरीद लिए तो उसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मेरे पास ऑलरेडी लोग शेयर्स थे और डायरेक्ट उससे नहीं मैंने खरीदे, तो उसने मुझे इनडायरेक्ट मुझसे खरीद लिए, ये शेयर खरीद मैं डायरेक्ट उससे नहीं इनडायरेक्ट मेरे थ्रू खरीदे, तो उसको मतलब इनडायरेक्ट शेयर्स कहते हैं। द मैच्योरिटी फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज यूजुअली विद द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्शन, जैसा कि बाप से जाहिर है जब भी मतलब एक इंस्ट्रूमेंट या एक बॉन्ड या एक सिक्योरिटी इशू होती है तो उसके लिए हमारे पास कुछ टर्म एंड कंडीशन एक पेपर पे लिखे होते हैं और हमें मिलते हैं, तो उसको हम सिक्योरिटी का वो कहते हैं, तो वो एक सिक्योरिटी होती है। हमारे पास आते हैं यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट किसको कहते हैं? इनवॉइस डिपॉजिट फंड द बॉन्ड इक्विटीज, जो हमारे पास फंड्स और वो होते हैं वो हम डिपॉजिट कर लेते हैं उसमें, और हमारे पास इसकी जो साइज होती है वो डिटरमाइंड होती है किस चीज से? इनफ्लो से। इनफ्लोस किसको कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें हमारे पास एक इनफ्लो होती है और एक आउटफ्लो होती है। इनफ्लो किसको कहते हैं? जितने पैसे हमारे पास इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं उसको हम इनफ्लो कहते हैं। आउटफ्लो किसको कहते हैं? जितने भी पैसे हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ले लो कि इनफ्लो हमारे पास जो स्टूडेंट से जितनी फीस हमारे पास आती है हमारे पास इनफ्लोज है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग इनफ्लोज होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे लोगों की सैलरीज, यूटिलिटीज बिल वगैरह वगैरह हम पे करते हैं और देते हैं तो हमारे पास आउटफ्लोज है, ठीक है। तो हमारे पास जो आउटफ्लो होते हैं उसकी साइज पे डिटरमाइन के इसकी साइज या ज्यादा हो या कम हो, वो मिसाल के तौर पे तो ये ट्रस्ट यूनिट ट्रस्ट में आ जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किसको कहते हैं? हम इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इशू सर्टेन फिक्स सम ऑन स्टॉक इन द राइजिंग फ्लो। जब हम इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हम मिसाल के तौर पे मैं इन्वेस्ट कर दूं 10 साल के लिए, मुझे पता है कि बस हर महीने बाद मुझे 10-10 हज़ार रुपए मिल रहा है,
बस एक फिक्स अमाउंट है, मुझे मिलता रहे मुझे मिलता रहे, तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होगी। ठीक है, हमारे पास आती है ह्यूज फंड एक्टिविटी। ह्यूज फंड किसको कहते हैं कि जो हमारे पास डिपॉजिट होते हैं, जो हमारे पास इनफ्लोज होते हैं, जो हमारे पास पैसे आते हैं, उसकी जो प्राइस होती है वो 10 लाख यूरो से ज़्यादा हो जाए, तो उसको मिसाल के तौर पे इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम ह्यूज फंड कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है कि फंड ज़्यादा हो और उसको हम करते हैं, तो हमारे पास वो भी इनडायरेक्ट में ये भी ऑप्शन आती है जिसको ह्यूज फंड्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चे मुझसे पूछ लिया करें। अच्छा, हमारा दूसरा टॉपिक आज क्या है? रिटर्न। रिटर्न बेसिकली किसको कहते हैं? जैसा कि नाम से जाहिर है, हमारे पास नाम से जाहिर है कि रिटर्न, हमारे पास रिटर्न किसको कहते हैं कि हमारे पास वो टोटल इनकम जो हमें आती है किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, उसको हम रिटर्न कहते हैं। ठीक है बच्चे, मिसाल देखें, जैसा कि मतलब डेफिनेशन से जाहिर है, द रिटर्न इज द टोटल income of the investor get from the his or investment on every year and usually quote in the percentage and which the value belongs। जब हमारे पास किसी भी इन्वेस्टमेंट की किसी भी जगह में हमने पैसे रोजगार के लिए, कारोबार के लिए लगाए हैं और हमें पता चले कि महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद, 10 साल बाद, जितने भी हम वो करते हैं, हमें जितने भी पैसे मिलते हैं तो हमारे पास रिटर्न होता है। ठीक है, तो हमारे पास रिटर्न इसको कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात है, यूजुअली इन्वेस्टर गेट द रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट शेयर टू इन्वेस्टमेंट द पोर्टफोलियो व्हेन द डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड। ये जो रिटर्न होते हैं तो ये यूजुअली आम रूटीन में, जैसा कि एक कारोबार होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, वो स्टार्ट हो जाता है और उसके जो टाइम गुजर जाता है और जब लास्ट में जो पैसे आ जाते हैं उसको रख के एक्सपेंडिचर निकाल के जो मुनाफा आता है तो वो डिविडेंड में पे करते हैं। डिविडेंड किसको कहते हैं? जो इन्वेस्टर की जो पेमेंट होती है उसको डिविडेंड कहते हैं, जो उसको मिलती है। तो वो डिविडेंड्स जो हमारे पास होते हैं, जो मतलब हमारे प्रॉफिट में जो पैसे मिलते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास रिटर्न का फार्मूला क्या है? रिटर्न इक्वल टू एंड ऑफ द पीरियड। मिसाल के तौर पे एक जगह पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, एक बिगिनिंग माइनस बिगिनिंग एंड बिगिनिंग, एक साल हमने मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर ली। ठीक है, ऐसे हमारे पास मिल गए हमें 12,000 रुपए, 12 लाख रुपए, 12,000, 1,20,000 रुपए, सॉरी 1,20,000 रुपए हमें मिल गए। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा? मिसाल के तौर पे रिटर्न का हमें किस तरह पता लगे कि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये किए, तो 1,20,000 रुपए से हम ये 1,00,000 रुपए निकाल लेंगे और उसको 1 लाख में डिवाइड कर लेंगे। इससे जो परसेंट ये चीज आएगी हमारे पास, वो हमें रिटर्न, वो हमें वापस पैसे मिलेंगे उसके। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो ये हमारे पास इस चीज का रिटर्न हो गया। इसका फार्मूला है वी नॉट। वी नॉट मिसाल वी नॉट किसको कहते हैं? इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। V1 एंडिंग या फाइनल या जो वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की, वो रिटर्न जो हमारे पास है, रिटर्न इक्वल टू V1 जो हमारे पास फाइनल पैसे होते हैं मिलते हैं, V नॉट इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय V नॉट मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं। अगर हम इस पर परसेंटेज को डिसाइड करते हैं तो उसके साथ हम 100 लगा लेते हैं, हमारे पास परसेंटेज में बता देता है कि यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, इससे हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने परसेंट ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इससे आसानी से। ठीक है बच्चे, हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने ये रिटर्न को समझने के लिए किया हुआ है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है? $10,000। ठीक है, एक साल बाद जो हमारे पास इससे मिले हैं $12,500, तो हमें इसका रिटर्न कितना मिल रहा है, कितना परसेंटेज में? तो हमारे पास 1 लाख एंड ये हमारे पास होगी V1, ये हमारे पास V0 और ये V0 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास यहाँ से 25% हमारे पास इस पैसों का रिटर्न मिल रहा है। 25% परसेंटेज में हम जाहिर करते हैं, या मिसाल के तौर पे इसको आप मिसाल इसके साथ
वो कर ले 10,000 के साथ तो मिसाल के तौर पे 2500 रुपये हमें इसका रिटर्न मिला है, वैसा कि नाम से आज दी जा रहा है। ठीक है, तो ये 25% पे हमें आसानी से रिटर्न मिल गया। साथ में हम छोटा सा एग्जांपल दूसरा चेक करते हैं अपने उसके लिए। ठीक है, हमारे पास आ गए एग्जांपल 2, हमने एक इन्वेस्टमेंट बना दी है, हमने एक इन्वेस्टमेंट कर दी है कितनी चीज की, $5,000 की हमने आज किसी भी जगह पे, किसी भी ब्रांड इंस्टीट्यूट में या कोई भी जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, 3 मंथ्स बाद, आफ्टर 3 मंथ या 3 मंथ बाद हमें पैसे मिल गए हैं उसके 6, मतलब उसने अर्निंग कर दी है $1,000। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेशन में इसका परसेंटेज किस तरह निकालेंगे कि हमें कितना परसेंटेज का रिटर्न मिला है। तो रिटर्न का जो होता है वो परसेंटेज होता है। तो रिटर्न हमें बताता है कि हमने इनिशियली V1 और V0 को हमने यहाँ पे निकाल दिए। तो मिसाल के तौर पे हमें इनिशियली हमने $5,000 इन्वेस्ट किए थे, उससे हमें 6,000 मिले, उसके 20% हमें इंक्रीज आया। हमारी इन्वेस्टमेंट में 20% हमने प्रॉफिट लिया, हमें 20% उसका रिटर्न मिला है। ये एक एग्जांपल है। ठीक बच्चे, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछे, जरूर बताए, कोई भी मसला हो आई एम अवेलेबल है, कोई इशू ना हो इंशाल्लाह। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें हमें डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2 इन्वेस्टमेंट दी हुई है। नंबर 1 मिसाल के तौर पे मैं जब भी ये बात याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखें कि जब भी आपने कहीं जगह पे, किसी भी जगह पे आपने जो भी क्वेश्चन होगा, जरूरी नहीं है कि मेरे कोर्स का जो भी क्वेश्चन होगा तो आपने उसको सिंपलीफाई के लिए करना है। आपने स्टार्ट कर लिया कि 1999 के जनवरी में एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली है, रियल इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर दी है, सही है, $3 लाख के। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एक दूसरा इन्वेस्टर है और उसने मल्टीपल पोर्टफोलियो खरीद ले, मल्टीपल उसकी वैल्यू भी सिक्योरिटीज की $3 लाख है, सही है। हाउस इन द नेक्स्ट 2 इयर्स, उसके पास जो पहले वाला रियल है उसने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है, एक होम खरीद लिया है $3 लाख का। ठीक है, उसमें बता रहे हैं। और दूसरे ने आम किसी सिक्योरिटी की बैंक में खरीदे, किसी बैंक में रख दी, जो कर दिए तो उसने वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। अच्छा, फिर उसके साथ दूसरी ये हमने इन्वेस्टमेंट का बता दिया है। एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी 2001, 1999 में इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए जनवरी में, 2000 और 2001 मतलब 2 साल बाद, सही है। हाउस की प्राइस बन गई है फर्स्ट वाले इन्वेस्टमेंट की $3,50,000। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी पोर्टफोलियो में मल्टीपल जगह पे उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी वर्थ हो गई $3,75,000। तो हम बता रहे हैं कि इन दोनों में कौन सा बेहतर है। जाहिर बात है, जो हमें इन्वेस्टमेंट, हमने तो पैसे $3 लाख ही हमने इन्वेस्ट किए, अभी हमें पैसे जो ज्यादा रहे वो $3,75,000 वाला दे रहा है, तो हमें तो वो बिल्कुल नाम से ही जाहिर है कि मतलब वही दे रहा है। आगे जाते हैं, आगे थोड़ा सा इसको आगे लेके जाते हैं, उसको समझने की और कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, हाउस में जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो हमारे पास निकल आई है। हाउस में हमने इन्वेस्टमेंट की थी 3 लाख, तो उसका जो हमारे पास 0.16% उसका हमें रिटर्न मिला है। ठीक है, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये 16 समथिंग ये हमें मिल जाएगा। और जो हमने सिक्योरिटीज में की उसने 25% तकरीबन इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न दिया है। ऑलरेडी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बस ठीक है, ये तो मिल गए। ठीक, यहाँ से हमें फिक्स दोनों से ये रिटर्न हमें मिल गई है, मगर इसको हम थोड़ा सा फर्दर आगे एडवांस लेके जाते हैं, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन में जाते हैं कि मिसाल के तौर पे पहले तो इन्वेस्टमेंट में जो सिक्योरिटी वाली में तो खत्म होगी, उससे हमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए, बस हमें मिल गया किस्सा खत्म। जो हमारे पास घर था, रियल प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्टमेंट की थी और वो हमें मिल गए। तो मिसाल के तौर पे अगर जो रियल प्रॉपर्टी ये पैसे, ये घर तो हमारे पास 2 साल के लिए था,
या तो हम उसमें रहेंगे, वो बेनिफिट ले रहे होंगे, अगर वो बेनिफिट नहीं लेंगे तो किसी को रेंट पे सेल आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई बात तो होगी ना, मतलब कुछ तो होगा कि हमारे पास रियल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे वो फर्दर इसमें ऐड करते हैं कि एज्यूम, हम ये एज्यूम कर ले कि हमने इसको रेंट पे दे दिया और पर मंथ इसका रेंट था $1500, ठीक है। और जब हम 2 साल में इसको, इस पे जो मेंटेनेंस चार्जेस टोटल आए, जब हम मिसाल के तौर पे घर इस्तेमाल होगा तो उसमें मेंटेनेंस वगैरह तो आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास मेंटेनेंस चार्जेस जो हमारे पास होगी वो ₹5000 इन टोटल 2 सालों में हमें ₹12। तो इससे हम रिटर्न अगर करते हैं तो ₹3,50,000 तो ऑलरेडी हमें इसका इन्वेस्टमेंट, इसको हमने 2 साल बाद सेव किया तो मतलब वो तो हमें मिल गए। साथ में 24 मंथ 2 साल के लिए ₹1500 भी, ये भी हमारा रिटर्न है, इससे भी हमें पैसे मिल रहे, ठीक है ना। समझ आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे ये पैसे भी हमारे पास आ गए, फिर हमने इससे माइनस कर लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, $3 लाख को ऑलरेडी पहले हमने दी थी वो, प्लस हमने इसके साथ इससे भी माइनस और भी कर लिए हैं $5000 जो मेंटेनेंस चार्जेस होंगे। तो इसका हमारे पास जब हमने टोटल निकाला तो हमारे पास 27% इसका रिटर्न मिला है। तो पहले 16% ऑन द टोटल वैल्यू निकल रहा था, अभी हमने ये कर दिया है कि मतलब इस 27% क्योंकि हमारे पास इसका जो रिटर्न मिल रहा था वो 27% मिल गया, तो ये 27% हमारा, तो यहाँ पे हम ये बात ब्रीफली कह सकते हैं या फिर मतलब आसानी से ये बात एक्सप्लोर कर सकते हैं कि रियल में या प्रॉपर्टी में जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो 27% हमें उसका रिटर्न मिला है, तो वो बेनिफिशियल है बनिस्बत आम सिक्योरिटीज की वजह से, आम बैंक में पैसे रखने के उनसे जो रिटर्न, तो ये हमारे पास है। और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास बात है तो मतलब इसमें थोड़ा सा रिस्क भी वाले रिस्क का टॉपिक इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चे। आज का ये लेक्चर मैंने अपलोड किया है इसी वजह से कि मतलब कुछ टाइम कन्फ्लिक्ट की वजह से ये लेक्चर आप लोग स्टडी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं जल्दी रिपीट कर भी लूँगा, कोई भी इशू होगा, कोई भी मसला होगा, बिल्कुल मेरे हमारे जो ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बता सकते हैं, मुझसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल वहीं अवेलेबल। अच्छा, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इस पर दोबारा फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।